पृथ्वी में न जाने कितने जीव आए और चले गए, पर जीवन के इस साइकिल ने अगर किसी जीव ने हमें परेशान किया है तो वो है डायनासोर। क्योंकि डायनासोर ही एकमात्र ऐसी प्राणी है जिसे सबसे अधिक लोकप्रियता मिली है, और जब से इसका अवशेष हमें मिला है तब से लेकर आज तक इसका रिसर्च जारी है। पर आखिर क्यों हम इंसान डायनासोर को इतनी गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहावना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र की ओर से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और पूरे धरती में राज करती है डायनासोर। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां मौजूद थी। इनमें से कुछ प्रजातियां शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। कुछ डायनासोर की प्रजातियां तो हवा में भी उड़ान भरा करती थी। उस दौर में धरती से लेकर आसमान तक हर जगह डायनासोर का ही दबदबा था। लेकिन यहाँ पर डायनासोर के अलावा एक और भी प्रजाति थी जो आकार में बेहद छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। ये एक प्रकार का मैमल्स था। शायद यही स्तनधारी जीव हमारे पूर्वज थे। डायनासोर के डर से ये सारे जीव जमीन के अंदर बिल बनाकर छुपे रहते थे। इनकी यही खासियत इनके लिए एक वरदान साबित होने वाला था। जब डायनासोर्स आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे तब 10 करोड़ साल पहले ही इसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। दरअसल जिस वक्त ये डायनासोर धरती में राज कर रहे थे उसी वक्त 10 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर आ रहा था। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये एस्टेरॉयड क्या होता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सौर मंडल में अनेकों ग्रह है और उन सौर मंडल का मुखिया है हमारा सूर्य, जिसके सबसे नजदीकी ग्रह है बुध। मंगल और बुध के बीच अनेकों छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। कुछ मंगल के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसी की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि हम मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं, ये भी सूर्य की ही परिक्रमा करता है, इसलिए समय के साथ साथ वो अपने स्थान से भी हट जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऑब्जेक्ट तो मंगल पर ही गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट मंगल ग्रह से बचते हुए पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स में दाखिल हो जाते हैं। पृथ्वी पर आकर गिरने वाले इन्हीं स्पेस ऑब्जेक्ट को एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी पर मैक्सिमम टाइम गिरते रहता है, लेकिन इसके आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये एस्टेरॉयड धरती की सतह पर पहुंचने से पहले ही इसके वायुमंडल में ही जल के राख हो जाती है। लेकिन 6.5 करोड़ साल पहले जो एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी की ओर आ रहा था, जिसका आकार करीब 10 किलोमीटर के डायमीटर का था, जब इसकी दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती में डायनासोर का अंत ना होता यदि ये एस्टेरॉयड धरती के बजाय चांद से टकरा जाता। पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। ये एस्टेरॉयड चांद के बेहद नजदीक से गुजरा। इसके बाद हर एक सेकेंड ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के नजदीक से गुजरने लगा। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। करीब 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये धरती की ओर गिर रहा था। वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये भयानक आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। इसकी चमक इतनी तेज थी कि कोई भी जीव इसे देख नहीं पा रहा था। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के एक खाड़ी से टकराया और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट हुआ जो लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्म थी। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10,000 हाइड्रोजन बम के बराबर था। इस विस्फोट का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। विस्फोट वाली जगह पर करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे के सारे धातुओं ने आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण कर दिया। विस्फोट के करीब 16 मिनट और 40 सेकंड्स बाद इस टकराव की वजह से धरती के चारों ओर बड़े बड़े भूकंप आने लगी। भूकंप की वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर बढ़ने लगी। भूकंप की वजह से धरती में सारे ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो गया। अब धरती में महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट की वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 800 किलोमीटर में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख हो गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले
वाले जीव इस जमीनी विस्फोट से तो बच गए, इस विस्फोट की वजह से लाखों मेट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में चला गया। करीब 40 मिनट बाद ये धूल और पत्थर वापस धरती में आग का गोला बनकर बरसने लगा, जिसकी वजह से उड़ने वाले जीव हवा में ही जल के राख होने लगे। इसके साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफ करीब 20,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर फैलने लगी। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच पाना असंभव हो गया। कई सालों तक तो सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। विस्फोट के बाद धरती का तापमान करीब 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो गया, जिसकी वजह से धरती पर सारे जीव जलकर खत्म हो गए। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान करीब 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया, जिस वजह से जो डायनासोर्स या और भी दूसरे जीव विस्फोट से हजारों किलोमीटर दूरी पर थे, वो भी इस गर्मी को झेल नहीं पाया। इस महाप्रलय की वजह से धरती की कुल 90% प्रजाति मारे जा चुके थे। महज 10% जीव ही ऐसे थे जो इस हादसे में भी जीवित बच निकले। इनमें से ज्यादातर जीव ऐसे थे जो धरती के अंदर बिल बनाकर रहा करते थे। इस हादसे में जो बड़े बड़े जीव बच गए, उन्हें खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो की वजह से मारे गए। अब ये धरती जीने लायक नहीं बची थी। छोटे छोटे जीव जो कम खाना खाकर भी जीवित रह सकते थे, बस वही जीव ऐसे थे जो ऐसे मुश्किल हालातों में भी खुद को जिंदा बचाए रखा, और ये जीव थे मैमल्स यानी कि स्तनधारी प्राणी। धीरे धीरे अब धरती फिर से सामान्य होने लगी, फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे, लेकिन वो डायनासोर की चीख पुकार, छोटे जानवरों का शिकार होना, ये सब कुछ बंद हो चुका था। खैर, ये तो थी डायनासोर के अंत की कहानी। अब जानते हैं डायनासोर के लोकप्रियता के बारे में। माना जाता है कि ये डायनासोर पृथ्वी पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया। इन 14 करोड़ सालों के दरमियान में ये जीव पृथ्वी के लगभग हर एक क्षेत्रों में रहते होंगे। ऐसे में जहाँ पर विस्फोट हुआ था, उस जगह पर 800 किलोमीटर के दायरे में जितने भी डायनासोर्स रहे होंगे, वो सभी जलकर राख हो गए होंगे। यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी पूरी तरह से जलकर मिट्टी में मिल गया होगा। लेकिन विस्फोट के बाद जो धूल की तूफान धरती पर आई थी, हो सकता है कि विस्फोट दूसरे क्षेत्र में रह रहे डायनासोर धरती के तापमान की वजह से मर गए होंगे, पर इनकी हड्डियों पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में जो धूल का तूफान आया, वो तूफान डायनासोर की हड्डियों को धरती में दफनाते हुए आगे की ओर चली गई होगी। आज करोड़ों सालों बाद यही हड्डियां हम इंसानों को मिल रही है। साल 1676 में रॉबर्ट प्लॉट नाम के एक इंसान को डायनासोर का पहला कंकाल मिला। हालांकि उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि ये डायनासोर की ही हड्डियां हो सकती है। उन्हें लगा कि ये कोई बड़ी जीव का हड्डी होगा, इसलिए वो इन हड्डियों को एक म्यूजियम में रख दिया और उनका स्केच बना लिया। हालांकि बाद में वो हड्डी उस म्यूजियम से चोरी हो गया, लेकिन स्केच की सहायता से उस पर रिसर्च करना जारी हो गया। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट को पता चला कि एक्चुअल में ये हड्डी मेगलासोरस डायनासोर के पैर की हड्डी थी, और यहीं से डायनासोर की पहली खोज की शुरुआत हुई। लेकिन इस वक्त उन्हें डायनासोर नाम नहीं दिया गया था। साल 1822 में इंग्लैंड के एक कपल को डायनासोर का एक दांत मिला। ऐसा माना जाता था कि वो कपल कहीं घूमने जा रहे थे, तभी सड़क किनारे उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जब वो उसके नजदीक गए तो उसे एक चट्टान में कई सारे दांत मिले। इसके बाद उस दांत का पता लगाने के लिए उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने कई सारे वैज्ञानिकों का भी सलाह लिया, जिससे ये पता चला कि इस जीव के आंतरिक संरचना आज के जीवों से काफी अलग है। इसके बाद ये माना जाने लगा तो ये जीवाश्म हमारे धरती से विलुप्त हो चुके एक शाकाहारी रेप्टाइल इग्वाना का भी हो सकता है। साल 1819 में ब्रिटिश के एक शख्स विलियम बकलैंड ने एक बड़े रेप्टाइल के फॉसिल्स की खोज की, और इस खोज के 5 सालों बाद इसका नाम मेगलासोरस रखा गया। सन 1930 नॉर्थ अमेरिका के 2 वैज्ञानिक ओथेनियन चार्ल्स और एडवर्ड रिंकल, इन दोनों में एक कंपटीशन हुआ कि कौन सबसे पहले सबसे पुराने रेप्टाइल की हड्डियों को खोज निकालेगा। ये दोनों अपने टीम के साथ रॉकी माउंटेन के एरिया में रिसर्च करने के लिए चले गए। इन्हीं रिसर्च के दौरान कई रेप्टाइल की हड्डियों को खोज निकाला गया। इन दोनों के आपसी कंपटीशन की वजह से साइंस को बहुत फायदा हुआ। इसके रिसर्च के दौरान 136 रेप्टाइल्स के बारे में दुनिया को पता चला। इसके बाद बाकी कंट्रीज में भी इस रेप्टाइल की खोज जोरों शोरों से हो गया। साथ ही लोगों के प्रति इस रेप्टाइल के बारे में जानने की भी होड़ लग गई। सन 1842 में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेल्स ने अब तक खोजी गई कई सारे फॉसिल्स पर रिसर्च किया, जिससे उन्हें ये पता चला कि अब तक खोजे गए
गए कुछ रेप्टाइल्स के दांत और फॉसिल्स वर्तमान समय के किसी भी जीव से मेल नहीं खाता है। ऐसे में ओवेन का कहना था कि हमारे धरती में प्राचीन समय में रहने वाले जीव अलग प्रकार के होते होंगे, इसलिए ओवेन ने इन सब को ध्यान में रखते हुए इन रेप्टाइल्स का नाम डायनासोर रखा, जिसका हिंदी में मतलब होता है एक भयानक छिपकली। 1970 के अंत में जैक हॉर्नर ने नॉर्थ अमेरिका में डायनासोर के कई अंडे और हड्डियों को भी खोज निकाला गया। उनके इस खोज की वजह से सबको ये पता चल गया कि ये डायनासोर बाकी जानवरों की तरह झुंड बनाकर रहा करते होंगे। 19वीं सदी में अलग तरह के डायनासोर के जीवाश्म मिलने के बाद म्यूजियम में डायनासोर के कंकाल प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां डायनासोर का जीवाश्म भारी मात्रा में पाया गया। आज दुनिया भर में ये डायनासोर एक चर्चा का विषय बन चुका है। इनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें भी डायनासोर पर ही आधारित है। साथ ही जोरासिक पार्क जैसे फिल्मों ने इसे पूरे विश्व में फेमस कर दिया। इस फिल्म के आधार पर छोटे छोटे बच्चे भी डायनासोर की कहानी जानते हैं। तो फिलहाल इस डायनासोर के छोटे से सफर